महाराष्ट्र में पहले विधानसभा चुनाव और हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। पहले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर करीब करीब पहुंचने वाली बीजेपी ने नगर पालिकाओं में एक तरफा जीत हासिल की और हाल ही में जो महाराष्ट्र में 29 नगर निगम है उसमें से 23 नगर निगमों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। अब बीजेपी महाराष्ट्र में ऑल ओवर स्टेट पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र का कोई क्षेत्र, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत ना हो। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना के दोनों धड़े हो, अब बीजेपी से बहुत पीछे रह गए हैं। आखिरकार 10 साल पहले तक महाराष्ट्र के कुछ ही क्षेत्रों में सिमटी बीजेपी ने इस 10 साल के अंदर ऐसा क्या कारनामा कर दिया, ऐसे क्या रणनीति बनाई, खास करके 1 से 1.5 साल के अंदर कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑल ओवर स्टेट पार्टी बन गई है। इस सफलता में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कितना बड़ा योगदान है। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस 1-1.5 साल के अंदर महाराष्ट्र के धुरंधर कैसे बन गए। महाराष्ट्र में बीजेपी की जड़ें गहरी करने के लिए केंद्र में मोदी और अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका रही है और आगे चल करके महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या क्या दृश्य दिखाई देने वाले हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आज के वीडियो में तलाशते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल 2014 के पहले तक बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना, जब एक शिवसेना थी, विभाजन नहीं हुआ था, शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी महाराष्ट्र में पहुंच गई। जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए और शिवसेना को बीजेपी से कम सीटें मिली, उस समय शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे ये सब कुछ थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी से कम सीटें मिलती है 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ जाते हैं। बीजेपी की ओर से काफी समझाइश दी गई, काफी मान मनोबल किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं राजी हुए। आखिरकार हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए उद्धव ठाकरे ने समझौता करके उस समय शरद पवार और कांग्रेस से मिलकर के सत्ता हासिल कर ली महाराष्ट्र में। 1.5 से पौने 2 साल ही वो मुख्यमंत्री रह पाए। इस दौरान बीजेपी लगातार इस चक्कर में थी कि किसी प्रकार से महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करनी है। बीजेपी ने, अमित शाह ने और मोदी ने इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया। देवेंद्र फडणवीस भले ही बहुत जनाधार वाले नेता ना माने जाते हो, भीड़ खेचू नेता ना माने जाते हो, लेकिन रणनीति बनाने में और साथे राजनीति करने में देवेंद्र फडणवीस का कोई जवाब नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले शिवसेना को तोड़ने की रणनीति बनाई। क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना नेताओं से उनका मिलना कम हो गया था, तो उन्होंने शिवसेना के सबसे बड़े कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे को पटा लिया। एकनाथ शिंदे के साथ काफी विधायक एक साथ चले गए और शिवसेना का विभाजन हो गया। आखिरकार बीजेपी की रणनीति सफल हुई। शिवसेना के 56 विधायक में से लगभग 45 विधायक शिंदे के साथ चले गए, क्योंकि एक तो सत्ता का आकर्षण था, क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में आने वाली थी, दूसरी केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी और ऐसे कई विधायक थे जिन पर भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप थे, उन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ था। उन विधायकों ने सोच समझ करके
शिंदे के साथ जाना तय किया, क्योंकि अगर वो शिंदे के साथ चले जाएंगे यानी बीजेपी से मिल जाएंगे तो उनको जो ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। आखिरकार बीजेपी ने शिंदे से मिलकर के महाराष्ट्र में फिर से सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद बीजेपी की रणनीति यही खत्म नहीं हो जाती है। बीजेपी ने एक और रणनीति पर काम किया। एक तरफ शिवसेना को दो भागों में बांट दिया, उद्धव ठाकरे को बिल्कुल कमजोर कर दिया। अब जो दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता थे महाराष्ट्र के, शरद पवार, इनकी एनसीपी को तोड़ने की बीजेपी ने रणनीति बनाई और उनके जो भतीजे हैं शरद पवार के, अजीत पवार, उन पर ऐसे डोरे डाले कि अजीत पवार भी सत्ता के आकर्षण में आ जाते हैं और एनसीपी के अधिकांश विधायक 45 में से लगभग 32 विधायक, 33 विधायक अजीत पवार के साथ बीजेपी से जाकर के मिल जाते हैं। अब बीजेपी निश्चिंत हो जाती है कि वो अपनी रणनीति पर काम कर रही है। जो दोनों बड़ी पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी, इनको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस तो वैसे भी वहां पर कोई ज्यादा वजूद नहीं रखती है, हालांकि कांग्रेस का वजूद हर इलाके में है, लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र में लगातार कमजोर होती जा रही है। इस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए शिंदे सेना और अजीत पवार की पार्टी के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर ली। 12-13 सीटें ही अपने दम पर सरकार बनाने से कम रह गई बीजेपी की, और शिंदे सेना और अजीत पवार की पार्टी को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर से देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं। बीजेपी के लिए माना जाता है कि किसी भी पार्टी को तोड़फोड़ करने में इस पार्टी का कोई जवाब नहीं है। शिंदे सेना और अजीत पवार भली ही बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, लेकिन हाल ही के चुनाव में बीजेपी ने शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी को भी किनारे करने की पूरी प्लानिंग की और इस रणनीति में बीजेपी काफी हद तक सफल हो गई। जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें शिंदे सेना भी बहुत कमजोर हुई है। सिर्फ अगर ठाणे का इलाका छोड़ दिया जाए तो शिंदे सेना हर जगह कमजोर हो गई है और अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी की तो हालत और बदतर हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अब असली धुरंधर है। देवेंद्र फडणवीस ने ये साबित कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में हर इलाके में अपनी पॉलिटिक्स जमा चुके हैं। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 5 इलाके आते हैं: विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण, और एक पूरा इलाका है मुंबई के आसपास का। एक समय बीजेपी सिर्फ विदर्भ यानी नागपुर के आसपास ही मजबूत मानी जाती थी। शिवसेना के सहारे उसने मुंबई के आसपास कब्जा करना शुरू किया और आज ये स्थिति है कि बीजेपी महाराष्ट्र का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसमें बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी ना हो चुकी हो। विधानसभा चुनाव, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव और उसके बाद हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव इस बात को साबित करते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के हर कोने में अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली है। चाहे मराठवाड़ा का इलाका हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका हो, विदर्भ में पहले से ही बीजेपी मजबूत थी। कोंकण में अभी कुछ कमजोरी है, वहां के लिए भी अलग से रणनीति बीजेपी बना रही है। देवेंद्र फडणवीस बहुत मजबूत नेता बन करके उभरे हैं। जानकार भी बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है। जैसे कि एक समय महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, वो जनाधार वाले नेता थे, भीड़ खेचू नेता थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भले ही जनाधार वाले नेता ना हो, भीड़ खेचू नेता ना हो, लेकिन उनकी इमेज एक साफ सुथरी है, ईमानदार नेता की छवि है,
काम करने वाले नेता की छवि है। और सबसे बड़ी बात है, जो आधुनिक राजनीति है, तोड़ फोड़ करने में माहिर, अपने प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करने में माहिर देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विनोद तावड़े, एकनाथ खड़ से पंकजा मुंडे को एक किनारे किया, उससे बात साबित हो गई कि महाराष्ट्र में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के कद का कोई नेता नहीं है। इससे बीजेपी भले ही बहुत आगे बढ़ रही हो महाराष्ट्र में, लेकिन इससे दूसरा अब इस प्रकार की भी संभावना जताने जाने लगी है कि देवेंद्र फडणवीस की अगली नजर दिल्ली की कुर्सी पर है। अभी तक मोदी का विकल्प सिर्फ अमित शाह को माना जाता है। योगी भी दावेदार हो जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी दावेदार हो जाते हैं, लेकिन अब एक बहुत कद्दावर नेता महाराष्ट्र से दिल्ली की कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ा दावेदार हो गया है। वो नाम है देवेंद्र फडणवीस। आगे चल करके देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में किसी और पार्टी को अब उठने का मौका नहीं देने वाले।